दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन हीरोइन से, जिसकी खुद की आज वेडिंग होती है। जहाँ सारे ही गेस्ट जोड़ी बहुत अच्छी है इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, पर हमारी हीरोइन के चेहरे पे तो हंसी ही नहीं होती है। जहाँ दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, ये दूल्हे की स्टेप सिस्टर रहती है, जिसका नाम होता है रॉनली, जो आकर कहती है कि भैया क्या मैं भाभी को लेके जा सकती हूँ, मुझे कुछ फोटोज खींचनी है। जहाँ पर यू चैन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करना, पर ध्यान रहे, खुद का ध्यान रखना मत भूलना, पानी की लहरें अगर ज़्यादा हो जाए तो आ जाना। प्रॉमिस के साथ रॉनली सूली को लेके चली जाती है फोटोशूट के लिए, पर जहाँ पर वो फोटोशूट करने के अलावा वो लोग बातें ही करते हैं। जहाँ पर सूली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चैलेंज देखती हूँ, इससे पता चल जाएगा कि यू चैन सबसे ज़्यादा किसकी फिक्र करता है। अगर मैं समुद्र के पानी में थोड़ा सा नाटक करके डूबने की कोशिश करती हूँ और देखते हैं कि यू चैन सबसे पहले तुम्हें बचाने आता है या मुझे। जहाँ पर रॉनली कहती है कि वो तो मुझे ही बचाने आएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जहाँ पर अब वेडिंग के बीच में ही रॉनली और यूचन का एक इंटीमेट सीन जो है वो वायरल हो जाता है, स्क्रीन पे दिखाया जाता है। जहाँ पर यूचन बहुत ज़्यादा गुस्से में सबको डांट रहा होता है कि ये कैसे हुआ। तभी चिल्लाने की आवाज़ आती है रॉनली की और सूली की, तो वो जल्दी से भागते हुए आता है उसे बचाने। पहले वो रॉनली को बचाता है, सूली को तो ध्यान भी नहीं देता। जहाँ सूली उसकी आस लगाई होती है, फिर वो कहती है कि बस आज के लिए इतना ही नाटक, इसके बाद मैं नाटक नहीं सहूंगी यू चैन। इसके बाद अब मैं तुम्हें अलविदा कहती हूँ, तुम्हें मेरे से लेना देना नहीं रहना चाहिए। अब कुछ समय पहले का हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब रॉनली अब्रॉड से वापस आई होती है सिर्फ अपने भाई के शादी के लिए। जहाँ पर रॉनली और यूचन का हमेशा से एक रिश्ता था, जो वो लोग लव ट्रायंगल में फंसे हुए थे। अब जबकि सूली बीच में आ गई है, तो ये ट्रायंगल जो है वो बढ़ चुका है। जहाँ पर रॉनली का एक ही होता है कि कैसे भी करके वो यूचैन को अपने काबू में कर ले। जहाँ पे यूचैन को थोड़ी तबीयत खराब होती है, तो सूली वहाँ पूछती है उसे कि क्या हो गया, क्या वो ठीक है। चंद बड़ी ही बदतमीजी से कहता है कि तुम अपने खाने पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं, ये सिर्फ एक्टिंग है। जहाँ पर रॉनली कहती है कि भैया इतना भी किसी के साथ रूड होना अच्छी बात नहीं होती। जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे यूचैन के पेरेंट्स भी बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि कोई नहीं, वेडिंग की डेट जो है वो हमें फाइनलाइज करनी है, तो हमें जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहाँ पर अब यूचैन ये बहाना करता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पर सूली तो अभी भी अंधेरे में होती है कि यूचैन और इसका कुछ चल रहा है। जहाँ पे रॉनली एक टोस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है और वो जानबूझ के सूली के कपड़ों पे ड्रिंक गिराकर ऐसी मासूमियत से कहती है कि सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि रॉनली, तुम अपने भाई की शादी में रुकावटें डालना बंद करो। जहाँ पे वो गुस्से से चली जाती है, तो यूचैन कहता है कि मैं उसको मना के आता हूँ, क्योंकि यूचैन को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता। यूचैन कहता है ये सब जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। वो भी रॉनली के पीछे चला जाता है। जहाँ पर यूचैन की मम्मी सूली को समझाती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो यूचैन के पास जाती है, तो वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हुए उसे नजर आते हैं, जिसे देखकर रॉनली तो और भी ज़्यादा अभी ओवर स्मार्ट बन के उसे जेलस फील कराने की कोशिश करती है और जानबूझ के वो पूछती है यूचैन को कि ये तो शादी हो रही है तुम्हारी, तुम तो अब मेरे नहीं रहोगे। यूचैन कहता है कि चाहे शादी हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ एक आवाज़ अगर तुमने लगाया तो मैं भागते हुए आ जाऊंगा। ये तो चीटिंग हो गई है। जहाँ पे सूली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो रो रही होती। ऐसे जब वो जाने की कोशिश करती है, तो यूचैन उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि हमारी शादी जो है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगी मेरे लिए, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें वो राइट्स वाइफ के नहीं दे पाऊंगा। रसूली कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं सबको बता दूंगी। जहाँ पर यूचैन कहता है कि अगर तुमने किसी को बताने की हिम्मत करी, तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेरेंट्स के कंपनी में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी रहेगी, सब तुम्हें ही दोष देंगे। जहाँ सूली अब ये बात से अपना फैसला बना लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी यूचैन ने शुरुआत से किया था, शुरुआत से उनकी मुलाकात, शुरुआत से ही सब कुछ जो भी उसने प्यार का नाटक किया था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स के कहने पर किया था। असल में वो उससे प्यार नहीं करता। जब फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि कैसे यूचैन ने सूली को भरोसा दिलाया कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसने ही शादी के लिए उसे प्रपोज भी किया था। उनके सारे ही इंटीमेट मोमेंट्स, पर्सनल मोमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। ये सुनने के बाद सूली पूरी की पूरी टूट जाती है। सूली को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यूचैन के साथ अब वो आगे की ज़िंदगी कैसे ही बिताएगी। वो बीच सड़क पर ही बैठकर ये सारी बातें याद करते रो रही होती है अपनी किस्मत पे कि मैं अभी शादी भी नहीं तोड़ सकती। जहाँ पे उसके पेरेंट्स ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि रॉनली के आने के बाद यूचैन बदल गया है, पर तब भी सूली को उससे शादी करनी ही पड़ेगी, हमारी कंपनी को कुछ तो मुनाफा हो। जहाँ पर वे लोग ये बातें करते हैं, सूली ये सुन लेती है। सूली को पता चल जाता है कि वो
वो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है, वो असली में उनकी डॉटर नहीं है। इसीलिए उसे ये सब कहने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। यहाँ यूचन भी आकर देखता है कि उसकी फैमिली सूली को ढंग से ट्रीट नहीं कर रही होती है। वो थोड़ा ये सूली को दिलासा देने की कोशिश करता है, जहाँ पर सूली के पेरेंट्स कहते हैं कि कैसे भी करके यूचन के जो ये सिग्नेचर है वो तुम्हें इस पेपर पे लेना पड़ेगा। अब यूचन की बहुत ज़्यादा तारीफदार करते हैं लोग और उसको खुश करने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह भी लगते हैं। वापस सूली जैसे कहती है वैसे ही वो उसे फॉर्म दे देती है फिल करने के लिए और सिग्नेचर भी मांगती है, जहाँ पर बाहर आकर यूचन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे तुम्हें ट्रीट कर रहे हो, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। फिर वो उसे गले लगाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कभी भी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये सब फ्लैशबैक एंड हो जाता है और हमें फाइनली वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेडिंग के वक्त यूचैन सारे गेस्ट को अटेंड कर रहा होता है। तो सुली कहती है कि ये नाटक जो है ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार कर रही हूँ, इसके बाद मैं कोई नाटक तुम्हारे साथ नहीं करने वाली। यूचैन कहता है कि तुम एक अच्छी सी डॉल बनकर बस मेरे बाजू में खड़े रहो, बाकी का मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, और शादी को तोड़ने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। वही एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शादी के पहले ही वो प्लान करती है कि कैसे करके ये शादी से मैं छुटकारा पाऊँ, जहाँ पर वो अकेले पड़ जाती है। उसके पेरेंट्स भी उसका साथ नहीं देते, उल्टा उनके पेरेंट्स जो है वो प्रॉपर्टी के लिए और बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, जहाँ पर उसे एक कॉल आ जाती है और वो यूचन का कॉल आता है। यूचन कहता है कि वेडिंग ड्रेस फाइनलाइज करने के लिए जल्दी आ जाओ, जहाँ पर सूली कहती है कि ठीक है पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। पर यूचन कहता है कि कुछ हो ना हो तुम्हें यहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा, जहाँ पर उसके फादर फ़ोन लेकर कट करके कहते हैं कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, यूचन को तुम मना कैसे ही कर सकती हो। जल्दी से जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पे यूचन की साइन करवाओ, हमारी जो कंपनी है वो बैंकरप्ट होने वाली है और कुछ भी हो जाए तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। वहाँ सूली हर तरफ से फंस जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। वो फाइनली जो वेडिंग प्रिपरेशन की जो गाउन्स है वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि रॉनली ने तो उसकी शादी की जो ड्रेस है वो पहन रखी है। सूली आकर कहती है कि ये मेरी वेडिंग ड्रेस है। तो यूचैन कहता है कि क्या हो गया अगर रॉनली ने ट्राई भी कर लिया, और वैसे भी तुम नहीं आ रही थी, तुमने मना कर दिया, तो तुम्हारा और इसका फिगर एक ही है, मेजरमेंट्स एक ही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे पहनने देती हूँ। जहाँ पर अब फाइनली सूली कहती है कि इसे उतारो, इसे मुझे पहनना है। और वहाँ पर यूचैन बोलता है कि क्या ही ज़रूरत है चेंज करने की, क्योंकि ये दोनों ड्रेसेस सेम ही तो है, तुम दूसरा कुछ ट्राई कर लो। जहाँ पर सूली को ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है यूचैन के सामने। वो जल्दी से दूसरी गाउन पहन के आ जाती है, सेम उसी तरह जिस तरह रॉनली ने पहना होता है, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन होता है। जहाँ पे रॉनली कहती है कि देखा, हमेशा मेरे भाई के लिए ना मैं हमेशा आगे रहूँगी, तुम कितना भी कर लो तब भी तुम उसके बराबर मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि उनके नज़रों में सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूँगी। जहाँ पे सूली ने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया होता है, सूली को पता चल जाता है कि ये कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर रॉनली उसे धक्का दे देती है, जिसके वजह से हमारे सूली को चोट भी आती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में आके खोलती है तो वहाँ पर उसे यूचैन दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने हाथ झटक लेती है और यूचैन से कुछ भी नहीं कहती। यूचैन उसे दिलासा देने आता है कि जो कुछ भी हुआ है वो हादसे में हुआ है, ये वो मैं समझ गई, क्योंकि इस रॉनली ने तो उसे आधा ही सच बताया होता है। रॉनली के अकॉर्डिंग सूली जो है बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है और यूचैन कहता है कि रॉनली पे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करी है। जहाँ पर सूली अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, ये बोलकर कि तुम आखिर उसकी साइड क्यों ले रहे हो, उसी ने मुझे धक्का दिया था। जब वो ये सच्चाई बताती है तो यूचैन को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है कि वो किससे शादी करने वाला है। वो उसे झूठापन का टैग दे देता है और कहता है कि तुम इतने नीचे गिर जाओगी कि रॉनली के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाओगी, मैंने सोचा ही नहीं था। ही रॉनली भी वहाँ खड़ी होती है, वो कहती है कि नहीं भैया ये झूठ बोल रही है, आपको सही में लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूँगी, आखिर मैं ऐसा इसके साथ क्यों ही करूँगी। देखो ना, जहाँ ये सब ड्रामा देख के सूली की आंखें नम हो जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती। उधर सबके जाने के बाद उसे एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है, वो उसके पेरेंट्स से रिसीव होता है, पर उसके बदले ये पूछने के बदले कि वो कैसी है, सिर्फ वो ये बोलते हैं कि वो डॉक्यूमेंट पे यूचैन की साइन हुई है या नहीं। उनको तो कोई मतलब भी नहीं है कि इससे क्या होगा क्या नहीं। जहाँ पर सूली कहती कि मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, मेरी तबीयत खराब है और आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की पड़ी हुई है कि साइन हुए या नहीं। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कैसे भी करके चाहिए, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना टाइम लगेगा, बस जल्दी से करो, मैरिज होने से पहले वो साइन हो जाना चाहिए। अब सूली की सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आ जाती है। उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया होता है रॉनली पर, और जब वो लोग जाते ही हैं उसको देखने के लिए तो वो दोनों
फिर से इंटीमेट पोजीशन में उसे मिलते हैं, जहाँ पर ये देखकर सूली कुछ नहीं कहती, सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रही होती है और खुद को कोस रही होती है, ये बोलकर कि मैं इन केस में फंस गई। वहाँ पर वो जल्दी से कैमरा निकाल कर ये सब रिकॉर्ड कर लेती है ताकि फर्दर फ्यूचर में काम आ सके। जाते साथ ही दरवाज़ा थोड़ा सा धक जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पता चल जाता है कि सूली वहाँ आई है। यूचन कहता है कि इतनी ज़्यादा बेशर्म होगी तुम, मैंने सोचा नहीं था। और वहाँ पे रॉनली भी आगे कहती है कि हाँ ना, देखो कल ही इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, कल ही हमने इसे धक्के मार के ये किया और आज देखो अब मुँह उठा के आ गई। जहाँ पर सूली कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ रिलेशनशिप में हो या किसके साथ नहीं हो, मुझे बस वो पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं मेरे पापा ने उस पर बस तुम्हारी साइन चाहिए और मैं बस वही साइन लेने के लिए आई हूँ। जहाँ पे रॉनली कहती है कि देखो कितने बेशर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। हाँ, यूचन कहता है कि अगर इसके बाद तुम मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दोगी तो ठीक है, मैं पेपर्स पे साइन कर देता हूँ। वैसे भी इतनी छोटी कंपनीज में मैं कभी इन्वेस्ट तो करता नहीं हूँ, पर तुम कह रही हो तो तुम्हारे चलते मैं ये कर देता हूँ, ये लो पेपर्स, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलते साथ ही हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉनली जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तब वहाँ पे यूचन तो चला जाता है, पर सूली कहती है कि देखा, मैं तुम्हारी जितना उसे छीनूंगी तो नहीं, पर मैं हमेशा उसकी पत्नी के तौर पे मानी जाऊंगी, जानी जाऊंगी, और तुम उसकी एक मिस्ट्रेस की तरह जानी जाओगी। तुम्हारी रेपुटेशन तो एक मिस्ट्रेस की होगी, भले ही मैं वाइफ रहूंगी। तो ये तो मैंने अच्छा काम किया है। जहाँ वो उससे स्लैप करने की कोशिश करती है, पर सूली उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मेरा हाथ अगर उठ गया ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। पिछले बार तो मैं शांत थी, तुमने मुझे धक्का दिया करके, पर ज़्यादा दिन तक मैं शांत नहीं रहूँगी। जिस दिन मेरा सब्र का भान टूटेगा उस दिन तुम्हें मैं सही में तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले सूली एक आइडिया देती है रॉनली को। वो बताती है कि वो अभी मैरिज पेपर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए जा रही है। क्यों ना ऐसा करो कि तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा लो यूचन के साथ, उससे तुम दोनों की शादी हो जाएगी। और वो वैसे ही करती है। अगले दिन जब डाइनिंग टेबल पे सब बैठे रहते हैं, सब अच्छे से डिनर का एंजॉय कर रहे होते हैं, कि तभी उसकी सास पूछती है कि तुमने तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाए थे ना, आखिर वो कहाँ पे है, मुझे दिखाओ, मुझे भी तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट देखने हैं। जब ये बात आती है सामने तो सबसे ज़्यादा सूली और रॉनली जो है वो थोड़ा सा शॉक होते हैं। जहाँ पे सूली को तो पूरा फुल टू प्लानिंग करके आई रहती है, पर रॉनली ने अगर गलती से भी सच्चाई बताई तो बहुत आगे गड़बड़ हो सकती है। जहाँ पर यूचैन कहता है कि हाँ, हमने मैरिज सर्टिफिकेट बना ली और जो वेडिंग की ड्रेसेस है वो भी हमारी फाइनलाइज हो चुकी है। अब जब वो कार्ड देने की बात आती है, वो कार्ड आगे रखती ही है कि तभी जानबूझ के रॉनली जो है वो जूस जो है वो उस पर गिरा देती है, या कोई दूसरा टॉपिक बोल देती है जिसके वजह से वो देख ही ना पाए। अब ये सब सिचुएशन में रॉनली ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, और वो बोलती है कि ओ सॉरी सॉरी, मुझे ना दिखाई नहीं दिया था। जहाँ कुछ भी हो जाए वो उसे देखने ही नहीं देते। वहीं पे यू चैन जल्दी से खड़ा हो जाता है और जो अपनी वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो पोंछने के लिए लग जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सुली का प्लान और एक बार फेल होते हुए, जहाँ पर गेस्ट बैठे रहते वो कहते हैं कि हम सुली और यूचन की शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों बहुत सुंदर दिखते हैं साथ में, ऐसा लगता है जैसे मानो बेस्टेस्ट और सबसे लविंग कपल तो यही दोनों दिखते हैं। पर सच्चाई असली में उन्हीं को पता। सारे लोग जाने के बाद रॉनली सुली से कहती है, तो अच्छा ये प्लान था तुम्हारा कि सबके सामने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना और मुझे नीचे दिखाने का प्लान था तुम्हारा, है ना? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि वो मैरिज की सर्टिफिकेट दिखाने की? वो उसे स्लैप करती है। अब सुली इसलिए शांत रहती है क्योंकि पीछे यू चैन रहता है। स्लैप करने के बाद वो कहती है कि मुझे आज तुम्हारा असली रंग पता चल गया, कि तुम यू चैन के सामने कुछ और बिहेव करती हो और मेरे सामने कुछ और ही बिहेव करती हो। वहीं पर अब यू चैन आकर कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? सुली, क्या तुमने सही में ये सब किया है हरकत? अगर तुमने ये हरकत किया है ना तो तुम ये स्लैप डिजर्व भी करती हो। जहाँ पर ऐसा कहने के बाद वो जो रॉनली है वो कहती है कि यू चैन, आपको मेरे पे भरोसा है ना, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। जहाँ पे सूली कहती है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जिस दिन तुम मेरे पैर रगड़ोगे, मेरे पैर पे गिर जाओगे, पर तब भी मैं तुम्हें माफ़ी नहीं देने वाली, क्योंकि जो सच्चाई मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो तुम खुद से देखना ही नहीं चाहती। इसके बाद जो भी होगा तुम्हारे साथ तुम्हारी जिम्मेदारी। घर आते साथ ही उसके फादर पूछते हैं कि मैरिज की सर्टिफिकेट दिखाओ और क्या कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में यू चैन ने साइन किया? जहाँ पर वो कहती है कि हाँ, यू चैन ने इस पे साइन कर दिया है, पर आप लोगों को एक और न्यूज़ देनी है। मेरी मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बन नहीं पाई और ना मैं यू चैन से अब शादी कर सकती हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों? तो जब वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं तब पता चलता है कि मैरिज सर्टिफिकेट में यू चैन और सूली की शादी के बजाय यू चैन और रॉनली की शादी हो चुकी है।
अब ये बात देखते साथ ही वो उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसी घर में शादी करनी पड़ेगी। जहाँ सूली कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वो पहले से ही किसी और से शादीशुदा है और रॉनली भी उससे प्यार करती है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा वरना मेरे घर से निकल जाओ। और फिर वो आदेश देते हैं कि सूली को हमेशा के लिए, अभी जब तक वेडिंग नहीं होती तब तक एक कमरे में बंद कर दिया जाए। जहाँ पर उसकी स्टेप मदर भी कोई कसर नहीं छोड़ती, वो कहती है कि इतने साल तक हमने तुम्हें पाला, ये सब देखने के लिए पाला क्या, नहीं ना, तुम उसी से शादी करोगी चाहे कुछ भी हो जाए। सूली को ये देख के बहुत पछतावा होता है कि उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसके खिलाफ हैं। सब यही चाहते हैं कि यूचन और इसकी शादी हो जाए, पर यूचन ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है ये कोई जानना ही नहीं चाहता और ना कोई मानना चाहता है। जहाँ पर सूली ने फाइनली हार मानती हुई हमें दिखाई देती है, जहाँ सूली ने हार मानते साथ भी आखिरी शब्द उसके वही थे कि प्लीज़ मुझे ये शादी नहीं करना, और ये रट लगाते हुए ही वो बेहोश हो जाती है। जहाँ उसके पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि इसे कुछ भी हो नहीं चाहना चाहिए, शादी तक तो इसे कैसे भी ना करके ज़िंदा रखना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, नहीं डॉक्टर को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही इसको बेड पर डाल देते हैं, जब इसे होश आ जाएगा तब हम इससे बात करेंगे। जहाँ पे उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे ही वो लोग बात करते कि वैसे भी ये अडॉप्टेड ही तो है, और वैसे भी मैंने इसे कई जगह से ही तो उठाया था, और वैसे भी अब इसे उठाया है तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट हमें होना चाहिए ना, और इसके हाथ से, इसकी शादी से जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट से मतलब है, इससे नहीं। कम से कम एक लड़की तो मिली जिससे हम हमारे प्रॉफिट के नाम पे आगे कर सके। ये सारी ही बात हमारी सूली जो है वो सुन लेती है, और उसे भरोसा हो जाता है कि आज तक जिस माँ बाप को वो माँ पापा कहते आई थी वो असली में उसके फादर और मदर है ही नहीं। जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है, और रूम के ड्रॉर में एक लॉकेट रखा होता है जो हमेशा से उसने छुपाया होता है। उसमें एक फ़ोटो फ्रेम भी होती है, और फ़ोटो फ्रेम के सामने एक ब्रोच होता है। वो ब्रोच को देख के कहती है कि ये ब्रोच तो वही है जो मेरे फादर, जो रियल है फादर मदर, उन्होंने दिए थे। जहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसके सो कॉल्ड पेरेंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो ब्रोच है वो कभी भी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए, उसे कभी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों उसके माँ बाप नहीं हैं। जहाँ पर इसी वजह से उसने जल्दी से वो ड्रॉवर से वो ब्रोच जो है वो चुरा लिया था। अब ब्रोच चुराने के बाद वो कहती है कि मैं मेरे रियल पेरेंट्स को ढूंढ के रहूँगी। जूली के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो ये शादी को तोड़ने के लिए कुछ नया उपाय ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा कि ये ब्रोच की मदद से अपने पेरेंट्स को जल्दी से पता लगा के उनके साथ रहने का। अब सूली खुद को संभालती है और कहती है कि सबसे पहले मुझे यहाँ से भागने का मिशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं मेरे पेरेंट्स की मदद कर पाऊंगी, ये ब्रोच ढूंढ के उनके पास पहुँच जाऊंगी। जहाँ पर वो एक तरकीब लगाती है कि शादी के हिस्से वो कैसे भी ना कैसे करके भाग जाएगी। वो एक कॉल लगाती है और उस कॉल पर वो बताती है कि कैसे भी करके मुझे ये शादी से भागना है। वो डेट बताती है, वेन्यू बताती है, और उसी हिसाब से वो जो डेट है वो लेक के तरफ हो जाती है। मैरिज के दिन ही वो ड्रॉन करके खुद को नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मजबूर कर रही है। जहाँ पर उसने प्लान ये बनाया होता है कि वहाँ पर मैं पानी में ऐसी छलांग लगाऊंगी, और मैं जैसे ही नीचे डूबूंगी वैसे ही तुम लोग जल्दी से आकर मुझे बचा लेना। यहाँ पर ही कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब आ गया हमारा शादी वाला दिन। शादी वाले दिन भी यूचैन सबके सामने कह रहा था कि तुम अपनी स्माइल बना के रखो, तुम्हारी शादी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्माइल रियल हो या नकली हो, सिर्फ अच्छे से एक अच्छी आदर्श या पत्नी बन के मेरे बाजू में खड़े रहो। ये सब बोलने के वक्त सूली दिमाग में यही सोचती है कि यूचैन तुम्हें जो करना है कर लो, ये आखिरी बार है। जब वो दोनों भी पानी में होते हैं तो यूचैन भले ही सूली को बचाने नहीं आता, वो सबसे पहले रॉनली के पास जाता है जहाँ यूचैन ने सूली को हमेशा के लिए खो दिया होता है। जहाँ पर वो रॉनली को लाने के बाद जल्दी से सूली को भी लाने के लिए भागने की कोशिश करता है, पर वो जो है वो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और तब हमें यूचैन का एकदम पागलपन वाला रूप दिखता है जहाँ वो सब पे चिल्ला रहा होता है कि नहीं मुझे जाने दो, सूली वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे। अब वो गैंग जिन्होंने फाइनली सूली से बात किया था कि वो उसे रेस्क्यू कर लेगी, वो भी नहीं दिखाई देते हैं। उनको भी सूली की बॉडी जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। वो लोग बहुत देर तक ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया पर अब तो उस इंसान का हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ रॉनली ऐसी हालत में यूचैन को देखकर वो थोड़ा संभालने की उसे कोशिश करती है कि सूली जा चुकी है, तुम आखिर इतना क्यों ये कर रहे हो, पागलपन
थोड़ा-सा कम करो, वो जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। जहाँ यूचन अभी भी बोलता है कि नहीं, वो वापस आएगी। यूचन के फादर आके उसे डाँटते हुए कहते हैं कि जब वो ज़िंदा थी, तब तो तूने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे दुःख दिए थे, पर अब जब वो जा चुकी है, तब उसके लिए ऐसे पागलों जैसा रो रहा है, जैसे तू बहुत प्यार करता था उससे। ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। रॉनली यूचन को डिफेंड करते हुए कहती है कि आप उसकी हालत देखो एक बार और उसके बाद बोलो। जहाँ पर यूचन के फादर कहते हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से भी हुआ है रॉनली। तुम हमेशा उसे हमेशा नीचे दिखाती आई हो और कभी भी सूली की तुमने कदर नहीं की। अब जब फाइनली उसे आज़ादी मिल गई है, उसे पीस मिल गया है, तो तब भी तुम उसके पीछे-पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो। देखते ही देखते सभी लोग एक-एक करके बहुत ज़्यादा यूजन को डाँटने लग जाते हैं कि ऐसी हरकतों की वजह से ही इतनी अच्छी हमने बहू खो दी। रॉनली कहती है तो क्या हो गया? वैसे भी उसके फेट में जो था वो तो लिखा था। वहीं पर सूली के सो कॉल्ड फेक पेरेंट्स जो है वो भी फेक रोना-धोना करते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरी बच्ची की जान गई, तुम्हारे वजह से मेरे बच्ची ने ये सब कदम उठाया। जहाँ पर रॉनली यूचन को कहती है कि पागलपन बंद करो, वो जा चुकी है, होश में आ जाओ, सब कुछ जो भी हुआ है तुम्हारे ही वजह से हुआ है। रॉनली सबको समझाती है कि नहीं, इसमें यूचन की बिल्कुल गलती नहीं है। यूचन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि सूली के साथ जो भी हादसा हुआ उसका ज़िम्मेदार वो है, ना वो ये सब काम करता रॉनली के साथ और ना ये सब होता। अभी तो ये बात अच्छी है, अभी तो तुम्हें रॉनली से शादी करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम उससे कर सकते हो। वहीं पर यूचन के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसकी मदर कहती है कि अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार भी तुम ही होगे यूचन, क्योंकि ये सब जो भी आज हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। यूचन वो सारे मोमेंट्स याद करता है जो जो उसने सुली के साथ बिताए होते हैं कि कैसे उसने प्रपोज़ किया है, कैसे उसके फर्स्ट किस, ये सब, और वो फिर बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाता है। जहाँ उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ रॉनली होती है, वहीं पर वो भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसे रॉनली की जगह सूली दिखाई देती है। रॉनली जो है वो उसे फीड करने की कोशिश करती है, पर हमारा यूचैन जो है वो सिर्फ सूली सूली के नाम से चिल्ला रहा होता है। उसे सिर्फ सूली चाहिए। वो ऐसे बात करता है कि जाओ जाके सूली को मेरे पास भेजो, मुझे उससे बात करनी है। जहाँ पर रॉनली को समझ आता है कि वो जो भाई उसका हमेशा से ध्यान रखता था, अब वो एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ चुका है जो इस दुनिया में नहीं है। जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि यूचन तुम क्या कर रहे हो, सूली जा चुकी है और कितने दिन चाहिए तुम्हें कोप अप करने के लिए? मान क्यों नहीं लेते सच कि सूली तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है? वो खुद ही को थप्पड़ मारने लग जाता है सच्चाई पर, कैसे उसने एक हीरे को गवा दिया। जहाँ पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। यूचन को फाइनली रियलाइज़ होता है कि उसकी फीलिंग्स क्या है। वो रॉनली से नहीं बल्कि सूली से प्यार करता है। ये बात उसे बहुत देर से पता चली। जहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ़ और सिर्फ दोनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जहाँ पर रॉनली उसका इतना ध्यान रख रही है, हमेशा उसके साथ रही है, और तब तब इसने क्या किया, सूली के पीछे पड़ गया। और जब सूली से प्यार करती थी तो तब ये रॉनली के पास था। अब उसका जो पछतावा जो वो हो रहा है वो तो होना जायज़ ही है। जहाँ पर रॉनली को भी चोट पहुँचती है, उसे भी बहुत तकलीफ़ होती है ये देखकर कि अब सूली फाइनली रास्ते से हट तो गई है, पर स्टिल यूचन की ज़िंदगी में वो अभी भी है। जहाँ पर उसके पेरेंट्स आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें हमारी इससे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सबसे पहले रॉनली तुम्हें मैं अब्रॉड भेजूँगा पढ़ाई के लिए और तुम वहीं पर सेटल हो जाओगी। जहाँ पे रॉनली इनकार कर देती है कि नहीं, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से भाई को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते। जहाँ पे वो सारे बुके वगैरह सब तोड़ फोड़ करती है और कहती है कि नहीं, मैं हर किसी यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी, आपको जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जहाँ पर फ़ोन में उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज को देखते हुए कहती है कि यूचैन को कहती है कि सूली की फैमिली ने उसका फ्यूनरल जो है वो रखा है। यूचैन उसे इग्नोर कर देता है और जल्दी से कार में बैठ के कंपनी में जाने की कोशिश करता है कि तभी रॉनली कहती है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे भी साथ में लेके जाओ। पर वह यूचैन कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम वापस से अब्रॉड चली जाओ और अब्रॉड जाके ही तुम अपनी पढ़ाई क्लियर करो। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो यहीं पर अभी ही इसी वक्त ख़त्म होता है। जहाँ पे रॉनली कहती है कि नहीं, मैं इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी, तुमने जो किया ना उसके लिए मैं माफ़ नहीं करूँगी। अब कंपनी से पहले वो अपने घर में चला जाता है जहाँ पर उसे सूली की परछाई दिखती है किचन में कि वो खाना परोस रही होती है और कहती है कि यूचैन तुम घर में आ गए।
वो जैसे ही उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है वो गायब हो जाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उसका भ्रम था। उसे ऐसा लग रहा है कि हर जगह जब भी वो जा रही है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे सूली दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सूली हम देखते हैं कि जो टीम उसे रेस्क्यू करने वाली थी वो तो नहीं आती और वो कैसे भी करके किनारे पे पहुँच जाती है। वहाँ पर किनारे पर एक पेंटर जो है वो पेंट कर रहा रहता है, एक आर्टिस्ट पेंट कर रहा रहता है कि तभी उसे वहाँ पे वो लड़की दिखती है। तो वो जल्दी से उस लड़की को होश में लाने के लिए कोशिश करता है। वो जल्दी से भाग के देखता है कि क्या हो गया, कहीं ये लड़की को कुछ हो तो नहीं गया। वो बार-बार सीपीआर भी देता है और बार-बार उसे वापस से ज़िंदगी लेने की कोशिश करता है। ऐसे भी करके हमारी सूली जो है वो बच जाती है। दूसरी तरफ सूली के घर में ऐसा एक माहौल बना रहता है जैसे उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है। वहाँ पर फाइनली रॉनली आ जाती है और रॉनली के आते साथ ही सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये ऐसी क्यों आई है। पर सब लोग वहाँ पे तीनों भी लोग जो बैठे होते हैं वो ईविल होते हैं। जहाँ पे रॉनली कहती है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफ़र है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट भी नहीं होगी और तुम्हें अच्छे से अच्छा दाम भी मिलेगा। जहाँ पर सूली के पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे तो सारे कार्ड वगैरह फ्रीज़ कर दिए गए हैं। तब रॉनली कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे सारे अकाउंट फ्रीज़ हो भी गए तब भी तुम भूल रहे हो क्या कि मैं कौन से फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना जो मुझे कैसे ना कैसे मेरा बस नाम सुन के पैसा दे देंगे। तुम लोग एक काम करो, अभी भी यू चैन सूली की ज़िंदगी से गया नहीं है। यू चैन को ऐसा लगता है कि सूली ज़िंदा है, तो तुम लोग माँ बाप के नाते से जल्दी से उसका जो फ्यूनरल है वो रखो। इससे यू चैन को और सभी लोगों को बहुत तसल्ली होगी और फाइनली सबको पता चल जाएगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ अपने रूम में ही यूचन बैठा होता है और यूचन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। जिस वक्त रॉनली आती है, रॉनली उसे बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब क्या है। और उसे भी देखकर रॉनली को वो सूली समझ लेता है। उसे ऐसा लगता है कि रॉनली की जगह सूली आई है। वो सूली को देखकर बहुत ज़्यादा प्यार से हंसकर कहता है कि सूली क्या तुम आ गई, मैं तुम्हारा कितने बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अब रॉनली भी ऐसे रिएक्ट करती है कि वही सूली है करके, पर तभी भ्रम टूट जाता है यूचैन का और उसे पता चल जाता है कि ये रॉनली है, सूली नहीं। बल्कि और तभी जो रॉनली है वो बताती है कि उसके सूली के पेरेंट्स ने उसका फ्यूनरल रखा है तो हमें जाना है, आप चलोगे। तो उसके कुछ बोलने से पहले ही यूचैन वहाँ से भाग जाता है ये कह के कि मेरी सूली ज़िंदा है तो उसका फ्यूनरल नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ फ्यूनरल में हम देखते हैं ये फ्यूनरल कम दिख रहा है पर बिज़नेस मीटिंग और जो प्रपोजल्स वाली मीटिंग होती है वो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि फ्यूनरल जिसका हुआ है उसके बदले में सब लोग बिज़नेस डील्स की बात कर रहे हैं। सब लोग बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसकी बात कर रहे हैं। वही यूचैन आ जाता है और यूचैन के आते साथ ही वो सारा जो फ्रेम वगैरह है वो तोड़-फोड़ करने में लग जाता है, ये बोलकर कि जब सूली की डेथ हुई नहीं है तो आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई फ्यूनरल रखने की। जहाँ पर सूली के फादर कहते हैं कि बेटी हमारी थी, सब हमारा था तो हमने फ्यूनरल रख दिया क्योंकि हमारी बेटी को अब शांति से मोक्ष तो मिल जाए, वरना तुम लोगों के साथ रहती तो शायद उसे ये भी नसीब नहीं होता। यहाँ से तुम निकल जाओ। जहाँ पर यूचैन हाथ पकड़ने सूली की मदर जब जाती है तो वो अपना हाथ झटक देता है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पर वो दोनों ही पेरेंट्स खुद को सुधारते हैं और कहता है यूचैन कि मेरे वजह से नहीं, मैंने खुद देखा है कि आप लोग अपनी डॉटर को कैसे ट्रीट करते हो और मैं हाँ माना कि मैंने भी उसे तकलीफ़ दी है, पर आप लोगों ने भी कुछ उसे एहसान नहीं दिया है, आप लोगों ने भी उतनी ही तकलीफ़ दी है। मुझे तो पछतावा हो गया है इस बात का, पर आप लोगों को तो पछतावा भी नहीं हो रहा है इस बात का। जहाँ पर वो कहता है कि ये सारा फ्यूनरल जो है वो मैं तबाह कर दूँगा और आप लोगों के खिलाफ़ मैं कंप्लेन भी कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है सूली जो है वो ज़िंदा है और उसे मैं ढूंढ के रहूँगा, उससे मैं माफ़ी मांगूंगा ही मांगूंगा। तब तक आप लोग जो ये ड्रामा कर रहे हो ना सबके सामने कि आप कितने अच्छे पेरेंट हैं वो कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपकी कंपनी को भी मैं सबक सिखा के रहूँगा। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से चले जाता है। अब सारे ही लोग बातें करने लग जाते हैं कि हाँ बात तो सही है कि फ्यूनरल है पर ये फ्यूनरल कम दिख रहा है और सबसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी की डील साइन हो रही है। अब जैसे उसने बोला था वैसे ही उसने उनके कंपनी से विड्रॉ कर लिया है, जिसके बाद सूली के पेरेंट्स बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिर मेरी कंपनी के साथ क्या कर दिया, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। जहाँ पर यूचैन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था जिसने भी उसकी आंखों में एक एक आंसू दिलाया है ना उसे उन सबको सज़ा मिलेगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं भी खुद को सज़ा देने से पीछे नहीं मुड़ूंगा। अब ये बोलते साथ ही वो जल्दी से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। वो जल्दी से डोर बंद कर देता है। उसी तरफ दूसरी तरफ घर में आने के बाद उसके फादर जो है वो
अभी भी रॉनली को कहते हैं कि तुम अब्रॉड चले जाओ, पर रॉनली मानती ही नहीं है। यूचन के पीछे पड़ जाती है कि प्लीज़ मुझे अब्रॉड मत भेजो, मैं यहीं पर रहूँगी, भले ही आप लोग जो बोलोगे मैं वो सब करूँगी। एक एक करके वो सारे सब लोगों के पास जाती है, गिड़गिड़ाती है, पर यूचन कहता है कि नहीं, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब सूली थी तब हमें जो स्टेप लेना चाहिए था तब हमने नहीं लिया। कम से कम उसके जाने के बाद तभी हम ये स्टेप ले सकते हैं। वहाँ पर तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस तुम्हें यहाँ से जाना की ज़रूरत है। दूसरी तरफ यूचन अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि ये उसकी आखिरी दिन होगी, और उसके बाद उसने एक उसे पेन ड्राइव भी दिया था दिखाने के लिए। उस वक्त उसने पेन ड्राइव बिल्कुल देखा नहीं था, पर अब वो जल्दी से इंसर्ट करता है पेन ड्राइव और उसे पता चलता है कि जो उस दिन सूली बोल रही थी वो सच था। रॉनली ही थी जिसने उसे धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसे चोट आई थी। पर उसने क्या किया, उसने हर बार सूली ने जब जब उसको बताने की कोशिश की, उसने हर बार उसे झूठा ही साबित किया और हमेशा रॉनली के साथ चला गया, जहाँ पर नतीजा आज ये हुआ कि वो लोग अलग हैं। वहीं पर उस टाइम रॉनली आती है कुछ रिपोर्ट्स लेकर और कहती है कि प्लीज़ ये रिपोर्ट्स एक बार देख लो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो रिपोर्ट्स और कोई नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के टेस्ट के रिजल्ट्स रहते हैं, जहाँ पर अब यूचन मानने से मना कर देता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो डायरेक्ट कहता है कि ऑपरेशन करा लो और अब्रॉड चले जाओ, जहाँ पर रॉनली कहती है कि नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, मैं इधर ही रहूँगी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। पर वो झटका दे देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर यूचन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, अभी ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि अब्रॉड चली जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। अगर तुम यहाँ रही तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करने के लिए आगे पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि तुम भी एक मेजर रोल प्ले करती हो सूली के साथ जो कुछ भी हुआ। तुमने मेरी सूली को मारने की भी बहुत बार कोशिश की, खुद अपने आंखों से देखा है तुम्हें बार बार उसे इंसल्ट करते हुए और बार बार हमेशा हाथ उठाते हुए। तब तो मैं नहीं देख पाया, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए तुम एक बहन थी जो कभी भी कुछ नहीं करती। पर अब नहीं, अब तुम्हें मैंने बहुत मौका दे दिया ना, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब वो उसे एक ऐसी जगह लेके चला जाता है जहाँ पर कोई भी लोग दिखाई नहीं देते। उसे पता चल जाता है कि ये एक मेंटल असाइलम है। मेंटल हॉस्पिटल में वो लेके चला जाता है, जहाँ पर सबसे पहले रॉनली का ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं, ताकि जो उसमें पेट में है वो उससे छुटकारा पा सके। और दूसरी बात ये कि इसकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, वो ऐसा बताता है, जहाँ पर वो बहुत ज़ोर से यूचन को काटती है और वो उससे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, ऑपरेशन का, और ऑपरेशन वो लोग कैसे ना कैसे करके जल्दी से करवा ही लेते हैं। जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटी हुई रॉनली के पेपर्स पे साइन यूचन के होते हैं कि इसे बचाने के लिए आपको वो ऑपरेशन करना है तो कर लो, जहाँ पर अब रॉनली का भी भरोसा उठ गया। रॉनली कहती है कि तुमने ये सब जिसके लिए किया है वो भी तुम्हारे नसीब में नहीं आएगी। तुमने मुझे ठुकराया ना, मैं इतना प्यार करती थी तुमसे, तुमने मुझे ठुकराया तो वो भी तुम्हारा प्यार जो है वो ठुकराएगी। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं, पर तुम भी ऐसे ही तड़पोगे उसके प्यार के लिए जैसे मैं तड़प रही हूँ। ये बोलते साथ ही वो ऑपरेशन थिएटर के लिए निकल जाती है। वहीं पर यूचन को ऐसा ऐसा लगता है जैसे उसने सूली को देखा है, और वो जल्दी से उसका पीछा करता है, पर वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सूली के हमें दिखाई देती है कि सूली एक लड़के के साथ रहती है जिसका नाम मिस्टर ज्यांग होता है। ये ज्यांग वही है जो वहाँ पर किनारे पर पेंट कर रहा होता है। ये दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये दोनों प्यार में पड़ चुके थे। वहाँ पर हॉस्पिटल विजिट के लिए आए थे, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे ज्यांग ने सूली को बचाया था और हमेशा उसका ध्यान रखा, उससे हर एक उसकी जो कहानी है वो सारी पूछी, जिसके बाद उसने उसका हाथ पकड़ने का थाम लिया था, जिसके बाद वो ढाल बना उसकी, जिसने ये सब करने में उसे अब उभरने में मदद की थी। अब ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फेज़ में हैं, जहाँ पर मिस्टर जियांग और कोई नहीं बल्कि बहुत बड़े अमीर सीईओ रहते हैं, और वो कभी कभार अपने पेंट हाउस और अपने फार्म हाउस पे आकर ये ड्राइंग का जो उनका सपना है, एक हॉबी है, वो पूरी करते हैं। हाँ, सूली अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है, तभी जियांग को एक फ़ोन कॉल आती है घर जाने के लिए जल्दी। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे सूली के जो ओरिजिनल रियल पेरेंट्स रहते हैं वो उसका इंतज़ार करते हैं। वो इंतज़ार करते साथ ही जल्दी से उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर जियांग कहते हैं कि हाँ सूली, यही तुम्हारे असली माँ बाप है। जिसके बाद उसके फादर एक एक करके उसे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं कि कैसे तुम लोग बचपन में किडनैप हो गई थी, और उसके बाद हमने जो रकम मांगी थी वो भी दिया था, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि तब तक तुम हमारे हाथ से गायब हो चुकी थी। हमने बहुत कोशिश की उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी बहन को ढूंढने में,
पर हम बहुत ज़्यादा नाकामयाब रहे। हाँ, यहाँ पर दोस्त तो सही बात है कि इसकी एक और बहन है और वो बहन और कोई नहीं बल्कि जुड़वा बहन होती है ये लोग। जहाँ पर एक बहन तो मिल गई पर दूसरी बहन का अभी भी जो सर्च है वो शुरू होता है। एक-एक करके वो सारी यादें जो है वो सब ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। अभी उसका ध्यान जाता है उसकी बहन के बारे में, जहाँ सूली कहती है कि क्या मुझे बहन भी थी? अगर बहन थी तो वो कहाँ पे है? उसके साथ क्या हुआ? जहाँ पर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे साथ ही किडनैप कर लिया गया था कुछ सालों के बाद, और उसके बाद पता नहीं उस वो कहाँ चली गई, क्या चली गई। हमने एनजीओज़ में भी ढूँढा पर कभी कोई उसका सुराग नहीं मिला। वहाँ पे दूसरी तरफ वो लेक के साइड बैठी होती है ज़ांग के साथ, और वो लोग डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स तो मिल गए पर अब मेरी बहन कैसी होगी? और क्या अगर यूचैन और रॉनली मेरे सामने कभी आते हैं तो क्या मैं कभी उनको माफ़ कर पाऊँगी? वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती है कि तभी शैंग बोलता है कि तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें जो लेना है तुम लो, बस ये याद रखना कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ रहूँगा। हमेशा तुम्हें जब भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पर तुम्हें मैं मिलूँगा। जहाँ पे सूली कहती है कि थैंक यू, तुम हमेशा से मेरे साथ रहे और हमेशा तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद भी करी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मदद का मैं शुक्रिया अदा भी कैसे करूँ। सूली को गए हुए 6 महीने और 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, जहाँ यूचैन खुद को बिज़नेस में डुबा लेता है कैसे ना कैसे करके, ताकि उसका ध्यान जो है वो सूली की तरफ ना जाए। पर ये जब भी कंपनी के मैटर हैंडल करता है सूली पे नज़र तो रखता ही है। जहाँ पर फाइनली उसके फादर आके कहते हैं कि आखिर कब तक तुम सूली को सर्च करते रहोगे? रॉनली को तुमने कहाँ लेके गए हो, मुझे बताओ तो। जहाँ पर यूचैन कहता है कि वो जिस भी जगह है वो बहुत ज़्यादा खुश है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो किस जगह पे है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत नाराज़ होकर कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था हमारा बेटा इतना नीचे गिर जाएगा। रॉनली तो तुम्हारी बहन है, भले ही स्टेप सिस्टर हो या कुछ भी हो, पर तुम आखिर इतना बुरा उसके साथ कैसे कर सकते हो? जहाँ पर यूचैन कहता है कि मैं मानने से मना करता हूँ कि सूली अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है सूली इस दुनिया में है। वहीं पर सूली के फादर से मिलने की बात आती है, क्योंकि यूचैन के फादर कहते हैं कि ये बहुत बड़े डीलर है और बिज़नेस में बहुत बड़ा नाम है, तो तुम थोड़ा ढंग से बात करना उनसे। जहाँ पर वो खुद ही को मारने की धमकी देता है अगर उसे सूली का एड्रेस नहीं बताया गया तो। जब वो ट्रिक काम नहीं आती है तो वो घुटने के बल पे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सूली से एक बार मिलना है, मुझे बस उससे माफ़ी मांगनी है। जहाँ पर सूली के फादर कहते हैं कि मैं कुछ भी बता नहीं सकता, अभी वो सूली का डिसीजन होने वाला है। अगर तुम्हें खुद को ख़त्म करना ही है तो तुम कोई और जाके कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरी बेटी अभी बहुत सालों बाद खुश दिख रही है मुझे, तो मैं उसकी खुशी को छीनना नहीं चाहता। जब वो तुम्हारे पास थी तो तुमने ढंग से उसे नहीं किया, और अब जब तुम्हारे साथ नहीं है वो, तो तब तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। दूसरी तरफ सूली वही बातें दोहरा रही रहती है कि कैसे उसकी बहन का तो अभी तक पता नहीं चला, पर यूचैन उससे मिलने की मांग कर रहा है। जहाँ पर उसकी मदर ये बताती है तो सूली कहती है कि मुझे फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि मुझे उससे मिलना है या नहीं, पर अगर ये सब मुझे ख़त्म करना है तो मुझे उससे ज़रूर एक बार मिलना पड़ेगा, तो मैं खुद को तैयार कर रही हूँ उससे मिलने के लिए। वहीं पर देखते हैं हम शांग और सूली अब फिर से बीच के तरफ साइड में रहते हैं, जहाँ पर सूली कहती है कि यूचैन मुझसे मिलना चाहता है पर मुझे नहीं पता कि मिलने के बाद मैं क्या बातें करूँगी। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना अभी। अभी मैं किसी मुँह से बात करूँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। जहाँ पर यूचैन कहता है कि जो भी तुम्हारे मन में होगा तुम बस वो बता देना, बाकी उतना ही काफ़ी होगा। तुम्हें फिर बाद में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। उधर ही यूचैन की एंट्री हो जाती है सूली करके, जहाँ पर वो दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख लेता है। वहाँ पर अब यूचैन आकर कहता है कि मुझे तुमसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, वो भी अकेले। अब ऐसा बोलते साथ ही सूली सबसे पहले तो ज़ांग को इशारा करती है जाने के लिए, और ज़ांग वो इशारा समझ जाता है और ज़ांग बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर यूचैन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जिसने तकलीफ़ दी थी ना, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, और तुम्हें पता है अब मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, हम दोनों अच्छे से शादी कर लेंगे और हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। जहाँ सूली कहती है कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है और अब मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात बोलते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है, पर यूचैन हमेशा आकर उसे परस्यू करने की कोशिश करता है कि शायद कभी ना कभी मान जाए। वहीं पर ज़ांग सूली की ऐसी कंडीशन देखकर कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम बेझिझक मुझे बोल सकती हो। जिसके बाद वो वन नी पर जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सूली जैसे ही नज़र ऊपर करती है उसे वहाँ पे यूचैन भी दिखाई देता है, और वो जल्दी से हाँ बोल देती है शादी के लिए। जहाँ पर शांग और सूली की जो वेडिंग है वो लोग अभी सील कर देते हैं।
जहाँ पर शांग कहता है कि शायद अब तुम इसका पीछा जो है वो छोड़ दोगे, जहाँ पर यूचन हार मान जाता है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसने देख लिया है कि सूली अपनी ज़िंदगी में खुश है, मूव ऑन कर ली है। दूसरी तरफ हमें रॉनली की सिचुएशन दिखाई जाती है जो अभी भी हॉस्पिटल में होती है। फाइनली इन लोगों को पता चल जाता है कि जो ट्विन सिस्टर है सूली की वो और कोई नहीं बल्कि रॉनली ही है। कुछ दिनों के बाद अब रॉनली तो नहीं है फ्रेम में, तो अभी जो जायदाद की वारिस है वो सिर्फ और सिर्फ सूली है। तो इसलिए सूली के मैरिज में उसके फादर और मदर सब कुछ उसके नाम कर देते हैं और उसे जैसी वेडिंग चाहिए, लैविश चाहिए या जैसे भी चाहिए, उसका भी प्रिपरेशन वो शुरू करते हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि कम से कम अब सूली को जो जीवन साथी चाहिए वो मिल गया है। जहाँ पर सूली कहती है कि हाँ, पास्ट में जितने भी बैरियर्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, मैंने सब ही वो अब ख़त्म कर दी है। फाइनली वो वेडिंग का डे आता है, फाइनली वो दिन आ जाता है जब शांग और सूली की शादी होती है। अब मैरिज वाले डे पे वहाँ पर यूचन भी प्रेजेंट होता है। यूचन भी ये सारा नज़ारा खुद की आंखों से देखने की कोशिश करता है, जहाँ दूसरी तरफ रॉनली पता नहीं कहाँ से अचानक आ जाती है और रॉनली आते साथ ही सब के सब खराब कर देती है। यूचन को याद रहता है कि कैसे वो इसी तरह सजी थी उसकी शादी के दिन पर, उसी ने उसको गवा दिया, जिसके बाद वो किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वहाँ पर रॉनली अचानक से आकर पूरी शादी के बीच में तमाशा कर देती है। उसके हाथ में एक औजार रहता है। वो कहती है कि सूली, तुम्हारे वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। जैसे ही वो ये सब बात करती है और आगे बढ़ती है, वहीं पर यूचैन आ जाता है और यूचैन उसकी मदद कर देता है। यूचैन को वो जो चोट है वो सिर्फ यूचैन को लगती है और सूली जो है वो बहुत ज़्यादा अब घबराई हुई दिखाई देती है। रॉनली जल्दी से यूचैन को उठाने की कोशिश करती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर यूचैन कहता है कि नहीं, शायद यही मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने सूली को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, तो शायद मैं यही यही डिज़र्व करता हूँ। वो जाने से पहले सूली से कितना प्यार करता है इसका इजहार करता है, जहाँ रॉनली तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि इसके वजह से यूचैन ने अपनी जान गंवा दी, पर वो कुछ नहीं कर पाती। जल्दी से असाइलम के लोग आते हैं और उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब फ्यूनरल का भी हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा यूचैन है उसका फ्यूनरल भी हेल्ड होता है। अब ये सारी जो शादी के बाद वाली टर्म्स है ये सब हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद सूली और मिस्टर ज़ांग अपनी अच्छे से ज़िंदगी बिताते हैं, जहाँ पर ज़ांग तो बहुत मल्टी बिलियनियर CEO होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। ये एक रीबर्थ, लव और रिवेंज की स्टोरी थी गाइज। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। आपके कोई भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो लाइक करना भूलना मत, और अगर आप इस चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।